नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का सेक्शन प्रदेश के इस मंच पर। मित्रों, सबसे पहले आज आप सभी से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि आज की ये क्लास अप्रॉक्स 1 महीना के बाद आई है। मित्रों, इसके पीछे बहुत से कारण हैं जिसकी चर्चा हम आप सभी के साथ ज़रूर करेंगे कि वे कौन से कारण थे जिस कारण हम आप सभी के लिए क्लास नहीं ला पा रहा था। मित्रों, आज की क्लास में हम लोग पॉलिटी के सबसे प्रिय टॉपिक प्रेसिडेंट, हिंदी में बोले तो राष्ट्रपति। मित्रों, इस टॉपिक पर हम लोग आज की क्लास में बहुत गहराई से चर्चा करने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप सभी अंत तक बने रहे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आज क्लास आरंभ करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, महान्यायवादी शामिल होते हैं। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता, सुदृढ़ता का प्रतीक है। हमारा आज का पहला सब टॉपिक है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उसका निर्वाचन किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। पहला है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। दूसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और तीसरा है केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सदस्य और दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। जब कोई सभा विघटित हो गया हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं कर सकते हैं। उस स्थिति में जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मत की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती है। प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मत की संख्या उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इनको अच्छे से। एक विधायक की मत का मूल्य को ज्ञात करने के लिए हम लोग को उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य से भाग देना होता है और उसमें 1/1000 से मल्टीप्लाई करने पर उस राज्य के एक विधायक की मत का मूल्य प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या सभी राज्य के विधायकों की मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्य की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी हम दूसरे शब्दों में बोले तो एक संसद सदस्य की मतों का मूल्य सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य को हम लोग को संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल सदस्य की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में 1 जोड़कर प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में 1 जोड़कर प्राप्त होता है। तो आइए इनको हम लोग अच्छे से समझते हैं। निश्चित मतों का भाग को हम लोग कुल वैध मतों में 1+1 से भाग देंगे और जो निकलेगा रिजल्ट उसमें 1 को ऐड कर देंगे। निर्वाचित मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। मतदान को मतदाता करते समय उम्मीदवारों के नाम के आगे अपनी वरीयता यानी 1, 2, 3, 4 आदि अंकित करनी होती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निर्वाचित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है।
प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मत को रद्द कर दिया जाता है तथा इसके द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मत पर स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता है। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव अव्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया तथा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव किया था। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना है। पहला कारण है राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती है। यह एक अव्यवस्था होती है यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता और उसे वास्तविक शक्तियां न दी जाती। दूसरा कारण है विस्तृत निर्वाचन गुणों को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला तथा समय और ऊर्जा का अपव्यय होता। यह देखते हुए कि वह एक प्रतीकात्मक प्रमुख है, ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा और ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व शब्द का प्रयोग गलत है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रयोग दो अथवा अधिक स्थान भरने में होता है। राष्ट्रपति के मामले में पद केवल एक ही है। बेहतर होता है कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता है। इसी प्रकार एकल संक्रमणीय मत के अर्थ की इस आधार पर आलोचना की गई है। किसी भी मतदाता का मत एकल ना होकर बहुसंख्यक होता है। अब हम लोग नेक्स्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे और नेक्स्ट सब टॉपिक का नाम है अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें, यानी राष्ट्रपति के अर्हताएं, शपथ और शर्तें के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं। राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताएं को पूर्ण करना आवश्यक है। पहला अर्हताएं है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी हो या चुका हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो। नेक्स्ट है वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो, यानी वह किसी प्रकार की सरकारी नौकरी में शामिल न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होता है। यदि कोई राज्यपाल है या यदि उपराष्ट्रपति है, उसे लाभ का पद नहीं माना जाता है, उसे सेवा का पद माना जाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपया जमानत राशि के रूप में जमा करेगा। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यह राशि जब्त हो जाती है। 1997 से पूर्व प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी तथा जमानत राशि 2500 थी। 1997 में इसे बढ़ा दिया गया ताकि उन उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का
कार्यपालन करूँगा। दूसरा है संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। और नेक्स्ट है भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। अन्य किसी भी व्यक्ति को जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करता है, इस प्रकार शपथ लेनी होती है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, यानी राष्ट्रपति के पद के लिए क्या क्या शर्तें होनी चाहिए या है उसको हम लोग पढ़ेंगे। संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई है। पहला शर्त है वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, यानी किसी भी सरकारी नौकरी वह नहीं कर सकती है या कर सकता है। उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास आवंटित होगा, यानी उसे राष्ट्रपति भवन में रहना पड़ता है। नेक्स्ट है उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते और विशेष अधिकार प्राप्त करने होंगे। उसकी उपलब्धियां और भत्ते उसकी प्राप्ति के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 1.50 लाख प्रतिमाह बढ़ाकर 5 लाख लगभग कर दिया था। इसके पहले वर्ष 2008 में राष्ट्रपति की पेंशन ₹3 लाख सालाना से बढ़ाकर उनके प्रतिमाह के वेतन का 50% कर दी गई थी। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ एवं 1,00,000 रुपये प्रतिवर्ष तक कार्यकालीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उनके पति या पत्नी को परिवार पेंशन मिलती है, जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती है। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ एवं 20,000 रुपये प्रतिवर्ष तक कार्यकालीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेष अधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्त होती है। अपने कार्यकाल के दौरान उसे किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्त होती है। यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ना ही जेल भेजा जा सकता है। हालांकि 2 महीने की नोटिस देने के बाद उसके कार्यकाल में उस पर उसकी निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है पदावधि, महाभियोग और पदरिक्तता। हम लोग पहले पढ़ेंगे राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक की होती है, यानी उनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उसे कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर भी उसके पद से हटाया जा सकता है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी ही बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान का उल्लंघन वाक्य परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदस्य में प्रारंभ किया जा सकता है। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात या दूसरे सदन में भेजा जा सकता है, जिसे इन आरोपों की जांच करनी चाहिए। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थिति होने तथा अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है और महाभियोग प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्ताव पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक
अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में दो बातें ध्यान देने योग्य है। पहला है, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्यों जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। दूसरा है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के अनुशासित राज्य विधानसभाओं के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं लेते हैं। जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति की पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकते हैं। पहला है, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर उनका पद रिक्त हो जाता है। दूसरा, उसके त्यागपत्र देने पर। तीसरा है, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर। चौथा, उसकी मृत्यु हो जाने पर। और नेक्स्ट है, जैसे यदि वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह ना हो अथवा निर्वाचन अवैध घोषित हो। यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद को भरने हेतु उसकी कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी कारण कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान ने इस उपवन राष्ट्रपति के न होकर पद रिक्त होने से शासनतंत्र से बचने के लिए क्या है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता है कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्यथा किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कराना चाहिए। नया निर्वाचित राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उनकी मृत्यु, निष्कासन अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति को निर्वाचित होने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त यदि वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थित, बीमार या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसे पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियां और उन्मुक्त प्राप्त होती है तथा वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियों, भत्ते, विशेष अधिकार भी प्राप्त करता है। हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है राष्ट्रपति की शक्तियां और कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है कार्यकारी शक्तियां, दूसरा विधायिकी शक्तियां, तीसरा वित्तीय शक्तियां, चौथा न्यायिक शक्तियां, पांचवा कूटनीतिक शक्तियां, छठा सैन्य शक्तियां, सातवां आपातकालीन शक्तियां। हम लोग आज क्लास में पहला 2 शक्तियां पर चर्चा करेंगे। पहला है कार्यकारी शक्तियां, दूसरा है विधायी शक्तियां और नेक्स्ट शक्तियां हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इन क्लास को देखें तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक है कार्यकारी शक्तियां। राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां और कार्य। पहला है भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं, यानी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश और अन्य अनुदेश वैध हो। वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके तथा मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसके प्रसाद प्रियत कार्य करते हैं। वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है तथा उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत अपने पद पर कार्य करता है। नेक्स्ट है वह भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों, राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायकों के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो, किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र राज्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्ति प्रशासकों के द्वारा केंद्र शासित राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। नेक्स्ट है विधायी शक्तियाँ। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे बातें को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्ति प्राप्त है। पहला शक्ति है वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट है वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्यथा किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इसी प्रकार यदि राज्यसभा को सभापति और उपसभापति दोनों की पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करती है। वह लोकसभा में 2 अंग भारतीय समुदायों के व्यक्तियों को मनोनीत कर सकती है, लेकिन फिलहाल ये अभी बंद है। वह चुनाव आयोग के परामर्श कर संसद सदस्यों की निहरता के प्रश्न पर निर्णय करता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरणार्थ भारत के संचित निधि से खर्च संबंधित विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन या नए राज्य के निर्माण या संबंधी विधेयक। जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रखता है या विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा देता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी और आज की इस क्लास से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।